हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2024 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर वायरल हुआ है इसका यहाँ पे संपूर्ण हल देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का जो 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर होगा उसका यहाँ पे संपूर्ण हल देखेंगे और आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में यदि टारगेट रखे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% लाने का, तो आप आसानी से ला सकते हैं। जितने भी पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट का आप सभी को करा रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट के पेपरों को संपूर्ण हल देखा कीजिए। ये 2024 का एक प्रकार का वायरल पेपर है। फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान का जो सेट हल करने वाले हैं वही EX है। ठीक है, यहाँ पे इसका संपूर्ण हल देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर पेपर में अनुक्रमांक लिखना रहता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस पेपर को हल करने के लिए आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, और ये पेपर जो आपका रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं। इस नोट के बारे में आप सभी पहले से जानते हैं, फिर भी आपको जितने भी इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों को आपको एक मिनट बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 15 मिनट रहता है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय मिलेगा। इसके अलावा कुछ इसके मुख्य जो निर्देश दिए गए वो आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें खंड अ और खंड ब 2 भाग रहेंगे। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और उस OMR शीट पर आप सभी को हल करना रहेगा। ठीक है, खंड अ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे उसे आप OMR शीट पर तो हल करना है और उसमें किसी प्रकार का आपको काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर का प्रयोग करना है। इसके अलावा खंड ब जो है उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे जो 2 भाग में बटे रहेंगे। वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड रहेगा। और इसमें खंड ब में आपको क्या करना है कि सभी उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखना है और इसमें मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी रहते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिएगा। मानचित्र से संबंधित प्रश्न 9A और 9B रहेगा। ठीक है, मानचित्र से संबंधित टोटल 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न पत्र का पूरा प्रश्न पत्र को आप देख लीजिए जो आपको हल कराने वाले हैं, और साथ में आप सभी को मानचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न रहते हैं आप सभी को मानचित्र में पूरा हल करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इस तरह मानचित्र पे आपको भरेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है जो आपको अभी बताया ना, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो यहाँ पे इसको आपको छोड़ देना है। आगे आप बढ़ के थोड़ा सा नीचे आएंगे प्रश्न पत्र में, तो यहाँ पे खंड अ लिखा है। ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। टोटल कितने बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक 1-1 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर का सवाल क्या है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ठीक है, देखिए फ्रेंड, जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन है कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे, जोसेफे मेस्सिनी थे, या काउंट काउर थे, या जूसेपे गैरिबाल्डी थे। ठीक है, तो देखिए यंग इटली जो संगठन था उसको निर्माण किसने किया था? तो उसने किया था जूसेफे मेस्सिनी ने। इस प्रश्न का सही जवाब B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए यही प्रश्न को इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे आपको छोड़ना है, सिर्फ हिंदी में जो लिखा रहेगा उसी को हल करना है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है, दूसरा नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से इसे 1871 में जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन कैसर विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, ऑटोवान बिस्मार्क को। ठीक है, देखिए 1871 में जर्मन का जो प्रथम सम्राट घोषित किया गया था वो कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। किसको किया गया था? कैसर विलियम प्रथम को। तो इस प्रश्न का सही जवाब A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर का। देखिए 1779 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ठीक है, ऑप्शन है सीमित राजतंत्र था,
असीमित राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, लोकतंत्र था। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, तो कैसा शासन था, असीमित राजतंत्र था। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर का देखिए प्रश्न क्या है आपका कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। जो कार्न कानून जो ब्रिटेन में लागू हुआ था उसको समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि था, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण था, उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध था। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का जो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य जो था आपका वो आपका था कार्न आयात। ठीक है, जो कार्न आयात पर नियंत्रण जो था उसे उसी के कारण क्या था, आपको कार्न कानून समाप्त किया गया कार्न आयात पर नियंत्रण के कारण। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है, 5वां नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 1944 में ब्रिटेन उर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन उर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन है आपका कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो 1944 ईस्वी में ब्रिटेन उर्स सम्मेलन जो था आयोजित कहाँ पे किया गया था, तो वो किया गया था अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 6वां नंबर का देखिए आप प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची में है, यानी संघीय सूची मतलब केंद्र की सूची जो है ना, 3 प्रकार की सूची आपका होता है। तो संघीय सूची में यहाँ पे पूछा है आपका, तो एक है प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। ठीक है, तो देखिए संघीय सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, तो प्रतिरक्षा आता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए संघीय सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा कहिएगा या रक्षा कहिएगा, यह संघ सूची का विषय है। इसके अलावा देखिए एक शिक्षा, इसको याद रखिएगा, इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो कृषि है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ संघ सूची का विषय क्या है, प्रतिरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है आपका, देखिए 7वां नंबर का। ठीक है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है ना, श्रीलंका जो उसमें कौन सा बहुसंख्यक वर्ग पाया जाता है, तो ऑप्शन है तमिल पाया जाता है, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम। यहाँ पे देखिए श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है आपका, तो सिंहली है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 8वां नंबर का कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। यहाँ पे संघात्मक शासन कहाँ पे नहीं है ये बताना आपको, तो भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। ठीक है, तो संघात्मक शासन कहाँ पे नहीं है, तो संघात्मक शासन आपका बेल्जियम में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, तो बेल्जियम में नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 9वां नंबर का सवाल क्या है आपका कि महात्मा गांधी का विचार था, यानी महात्मा गांधी जी का विचार क्या था। ऑप्शन है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग है, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का विचार क्या था, तो महात्मा गांधी जी का जो विचार था ये था आपका कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का विचार क्या था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 10वां नंबर का सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी लोकतंत्र से संबंधित आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। तो लोकतंत्र से जो संबंधित है आपका पारदर्शी शासन भी है, वैध शासन भी है, उत्तरदायी शासन भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, 11 नंबर का। देखिए ठीक है, 11वां नंबर का देखिए सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है। ऑप्शन है हरियाणा में की जाती है, पंजाब में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। तो देखिए जो सीढ़ीदार खेती, इसे हम सोपानी खेती के नाम से जानते हैं, सोपानी खेती के नाम से भी जानते हैं। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है? तो आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ पे? तो सीढ़ीदार जो खेती है उत्तराखंड में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए 12वां नंबर का सवाल क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? आपको यहाँ पे बताना है कि रबी की फसल क्या है। चावल, ठीक है, मोटे अनाज, चना, कपास। यहाँ पे कौन सा फसल बताना है आपको? रबी की फसल। तो रबी की फसल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो चावल जो होता है रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? रबी की फसल ना, यहाँ पे रबी की फसल ये नहीं होगा ना, रबी की फसल चना में आता है। क्या आता है? चना। जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, ये रबी की फसल के अंतर्गत चना आता है। इसके साथ आप याद रखिए गेहूं भी आता है। क्या होता है? गेहूं भी आता है। जबकि ये चना जो चावल जो होता है आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। किसके फसल के अंतर्गत? खरीफ। तो खरीफ के फसल के अंतर्गत चावल आता है, चना और गेहूं रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगले नंबर के 13वें नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 13वां नंबर का सवाल क्या है आपका कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी मोनाजाइट जो रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका है कि खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है या कोयला। तो मोनाजाइट जो रेत है उसमें जो आपका पाया जाता है वह थोरियम पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर देखिए 14 नंबर का क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यानी कच्चे माल के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या इसके अलावा एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है सीमेंट बनाने में। कहाँ पे? सीमेंट। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर का देखिए 15 नंबर का सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? यानी भारत से बेहतर किसकी स्थिति है? ऑप्शन है पाकिस्तान की, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। ठीक है, तो जो ये भारत की क्या है? चारों पड़ोसी देश हैं। इसमें पूछ रहा है मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो भारत से बेहतर जो आपका श्रीलंका का है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल, चलिए सवाल देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है आपका 16 नंबर का। देखिए यहाँ पे 16वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? यहाँ पे धात्विक खनिज आपको बताना है। ऑप्शन है अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे जो धात्विक खनिज है जिसमें धातु पाया जाता है, तो देखिए लोहा क्या है आपका? धातु है। तो यही क्या हो जाएगा? धात्विक खनिज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 17 नंबर का। अब देखिए 17 नंबर का सवाल क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पाद में सम्मिलित है। मतलब एक वस्तु का अधिकांशतः प्रकृति में प्रक्रिया का उत्पाद कहाँ पे सम्मिलित है? ठीक है, देखिए ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र। ठीक है, तो इसका देखिए एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन होता है, प्राकृतिक रूप से उत्पादन, जैसे कृषि का उत्पादन हो गया। ठीक है, कृषि उत्पादन हो गया, ये प्राथमिक रूप से है ना। किस रूप से है? प्राथमिक। ये प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको किस रूप में बताना था? प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पाद ज़्यादा होता है ना। तो प्राकृतिक से रूप से देखा जाए तो कृषि होता है। तो कृषि किस में आता है? प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार। अगला देखिए 18 नंबर का सवाल आपका क्या है, एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? यानी एंथ्रासाइट किससे संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइट हुआ, कोयला हुआ, सोना हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है? सोना हुआ। ठीक है, तो एंथ्रासाइट किससे संबंधित है? तो एंथ्रासाइट आपका कोयला से संबंधित है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? यानी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किस सन में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1970 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 20वां नंबर का सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 20 नंबर का,
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व या उद्यम में निजी श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है प्रश्न पूछ रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को वर्गीकरण जो है निम्नलिखित के किस आधार पर किया गया है। सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है उसका वर्गीकरण जो किया गया था उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न थे जिसे OMR सीट पे आपको करना था, प्रत्येक जो एक एक नंबर का था वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले प्रश्नों को आपको बताते हैं। देखिए आपके सामने अब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब। ठीक है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट रहेगा, जिससे आपको क्या करना है 80 शब्दों में देना है। और यहाँ पे प्रश्न देखिए प्रत्येक जो है 2-2 और 4 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक कितने नंबर का है वर्णनात्मक फर्स्ट में जितने भी प्रश्न है प्रत्येक 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन प्रश्नों को आपको बता देते हैं। इन प्रश्नों को आप एक जगह लिख के इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। साथ में आपको क्या करेंगे कि मानचित्र वाले जो सवाल है इस पे आपको डिटेल में हल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले इन प्रश्नों को आप सभी को बता देते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से आप देख लीजिए सिर्फ, और इसे आप क्या कीजिएगा तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपका पहला नंबर का इंपॉर्टेंट जो वायरल प्रश्न है क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई। 2 कारण देना था। यदि आप इस प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो टोटल 4 नंबर मिलेगा। अथवा में दिया है, या इस प्रश्न को कर सकते हैं, या इसके अलावा इस प्रश्न को कीजिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न किस प्रकार से है, कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच है। 4 नंबर का प्रश्न है। इसके अलावा अथवा में दिया है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना था। टोटल 4 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का है 4 नंबर का प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इनको एक जगह लिख के इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपको जो मानचित्र से संबंधित जो 20 नंबर का प्रश्न आता है वो बताने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए कैसा बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है। यानी मिट्टी के प्रकार के बारे में बताना है कि, और ये भी 4 नंबर का। अथवा में देखिए अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। टोटल 4 नंबर का। इन प्रश्नों को देख लीजिए आप जरूर से। अब देखिए अगला नंबर जो चौथा नंबर का है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देश की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर माना जाता है। टोटल 4 नंबर का प्रश्न है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। टोटल 4 नंबर का। देखिए अथवा लिखा रहता है तो दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न करना रहता है आपको बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने वर्णनात्मक प्रश्न जो सेकेंड स्टार्ट होता है। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देना है कितने शब्दों में देना है 150 शब्दों में देना है। अब देखिए इन प्रश्नों को बता देते हैं। और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न जो सेकेंड है जिसका आंसर 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक 6 नंबर का। कितने नंबर का है 6 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर का सवाल आपका क्या है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था, जैसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में आपको क्या करना है, इसके विश्लेषण के बारे में आपको बताना है। टोटल कितने नंबर का है 6 नंबर का है। अब यहाँ पे दिया है अथवा में। ठीक है, तो देखिए अथवा में जब भी रहता है 2 प्रश्न में से एक ही प्रश्न आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए कि प्रश्न आपका क्या है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। तो इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। तो असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है कब चलाया गया था, तो 1920 में चलाया गया था। ठीक है, टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है आपको। अब चलिए अगले नंबर के प्रश्न को बता देते हैं, कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। यहाँ पे देखिए आपका 6वां नंबर का सवाल है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके क्या कारण है। इसको समाप्त करने के 2 उपाय आपको बताना है। अथवा में
कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों को वर्णन कीजिए। टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए अगले प्रश्न को आप कौन सा तैयार करना है। देखिए इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। टोटल 6 नंबर का, ठीक है। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय आपको बताना है। टोटल 6 नंबर का। या जितने भी अथवा वाला सवाल है इसमें से 2 ही प्रश्न आप एक ही प्रश्न करना रहता है, 2 प्रश्न में से एक प्रश्न ही आपको करना रहता है। अगला 8वां नंबर का सवाल देखिए क्या है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषता की विवेचना करना है, या इसके अलावा आपको क्या करना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना करना है। टोटल 6 नंबर। तो देखिए जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी, इस प्रश्नों को आप पूरे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, यही बोर्ड के एग्जाम में आएगा। जितने भी पेपर करा रहे हैं उसे जरूर तैयार कीजिए। अब चलिए मानचित्र से संबंधित जो सवाल है, ठीक है, देखिए मानचित्र से संबंधित जो सवाल है इसको आपको पूरा हल कराते हैं और मानचित्र पे भर के आपको हल कराएंगे, ठीक है। देखिए मानचित्र से संबंधित जो सवाल है इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, 9A और 9B रहेगा, जिससे मानचित्र पे 2 मानचित्र आपको बोर्ड के एग्जाम मिलेगा, उस पर भरना रहेगा। 9A में है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम यदि आप लिखते हैं तो उसके लिए 1/2 नंबर मिलेगा, और सही अंकन यदि मानचित्र पर करते हैं तो उसके लिए 1/2 नंबर मिलने वाला है। टोटल आपको 5 प्रश्न देगा, 5 प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला नंबर का सवाल है, इसको आप मानचित्र पे कैसे भरेंगे आपको पूरा भर के बताते हैं। देखिए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए 1920 में जो अधिवेशन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, तो इसे उत्तर पुस्तिका पे आप लिख सकते हैं। पहले कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता लिखिए या कोलकाता लिखिए। ये कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए इसे कैसे भरेंगे, तो देखिए कलकत्ता जो पड़ता है आपको कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इसे उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं तो 1/2 नंबर मिलेगा। और इसे देखिए मानचित्र पे कैसे भरेंगे, तो देखिए ये आपका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, बगल में है ये है आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। इस पे आपको 9A का, देखिए यहाँ से 9A का पहला जवाब क्या था, कलकत्ता या कोलकाता, चलिए लिख सकते हैं, कोलकाता लिखिएगा या कलकत्ता लिखिए, कोलकाता या कलकत्ता, ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए आपका पहला जवाब क्या हो जाएगा, इस तरह भरना है। अब चलिए दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो कहाँ पे तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने नमक कानून, तो तोड़े थे दांडी में। कहाँ पे, दांडी में। और ये दांडी पड़ता कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। चलिए अब देखिए अब गुजरात आपको दिखाते हैं मानचित्र में कहाँ पे गुजरात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है आपके सामने मानचित्र, ये है आपका राजस्थान, ये है आपका गुजरात, यहाँ पे पड़ता है आपका क्या, दांडी, ठीक है। तो यहाँ से आपको भरना है, तो ये कौन सा है, 9A का सेकेंड वाला, कौन सा है, सेकेंड वाला है। और ये पड़ेगा आपका कौन सा, दांडी, यहाँ पे लिखा है आपको दांडी, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की था वहीं से नमक कानून आपका तोड़ा गया था, तो ये कहाँ पे है आपका, दांडी में। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र भरना है। देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर का देखिए, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का है कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, कहाँ पे घटी थी, तो अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर। और अमृतसर पड़ता कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। तो देखिए अब इससे कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए 9A का, देखिए यहाँ पे क्या है, अमृतसर भरना है ना। तो देखिए अमृतसर पंजाब कहाँ पे पड़ता है, तो ये वाला भाग जो पंजाब है यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। ये 9A का कौन सा है, 9A का तीसरा नंबर है ना, यहाँ पे तीसरा नंबर इस तरह दिखा दीजिएगा। और दिखाने के बाद यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, अमृतसर, अमृतसर, इस तरह अमृतसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है आपका, चौथा नंबर का, कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, यानी किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ पे, खेड़ा में। कहाँ पे हुआ था, खेड़ा में। और ये खेड़ा पड़ता कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे है,
गुजरात में। ठीक है, तो किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? खेड़ा में। और कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ पे देखिए खेड़ा है कहाँ पे, तो ये देखिए आपका गुजरात है और यहाँ पे पड़ता है आपका खेड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, 9A का कौन सा नंबर था? चौथा ना, किसान सत्याग्रह। यहाँ पे लिख दीजिएगा खेड़ा। ठीक, इस प्रकार से आपको भर लेना है। अब देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है कि वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। चौरी चौरा घटना कहाँ पे घटी थी? गोरखपुर से, गोरखपुर। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये आपको इसलिए बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ में आपको पता रहेगा मानचित्र में भरना कहाँ पे है। गोरखपुर चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। अब देखिए ये मानचित्र में कैसे भरेंगे, तो ये आपका उत्तर प्रदेश और यहाँ पे मान लीजिए आपका गोरखपुर पड़ता है। कहाँ पे? ये गोरखपुर। और ये 9A का कौन सा नंबर? 5वां नंबर है ना, ये 5वां नंबर है, ये 5वां नंबर हो गया। और यहाँ पे लिख दीजिएगा गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से आप 5 प्रश्न को यदि भरते हैं तो एग्जामिनर जैसे ही देखेगा इस पर तुरंत आपको 5 नंबर देगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर तुरंत देगा और तुरंत आपको दे के आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे भरें इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र को भरिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9A हुआ। अब चलिए 9B के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 9B है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निर्देश दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, पहला आपका है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को C चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो देखिए इसको मानचित्र पे आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने मानचित्र है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। कहाँ पे है? लखनऊ। अब देखिए लखनऊ कैसे भरेंगे, तो देखिए ये आपका है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं? 9B का पहला नंबर है और यहाँ पे लिख दीजिएगा लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार से भर लीजिएगा। अगला है कि दक्षिण भारत के एक प्रमुख नदी का नाम, यानी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम। तो आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण भारत में जैसे गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कावेरी नदी भरते हैं। तो दक्षिण भारत की एक नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी। और कावेरी नदी कहाँ पे पड़ता है? तो देखिए भरेंगे इसे कैसे, और देखिए इस चिन्ह द्वारा भरना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ से जाती है कावेरी नदी? तमिलनाडु। तो ये देख लीजिए आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में वाई चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो इस तरह भराइएगा, इससे कोष्टक में इस पर भर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या दिखाइएगा? 9B का कौन सा है? सेकेंड नंबर है। और यहाँ पे लिख दीजिए कावेरी नदी। क्या लिखेंगे? कावेरी नदी। ठीक है, इस प्रकार से आप भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर ये कौन सा था? तीसरा नंबर था ना, ये तीसरा नंबर का भर दिए फ्रेंड्स ना। तो यहाँ पे तीसरा नंबर डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का था, तीसरा नंबर डाल दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये बचा है दूसरा नंबर का सवाल कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध बराबर चिन्ह द्वारा दिखाना है। यानी नर्मदा नदी पर एक बना बांध। देखिए नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। अब सरदार सरोवर बांध है कहाँ पे? तो ये है आपका गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में। तो देखिए नर्मदा नदी पर बना बांध आपको दिखाना है। देखिए नर्मदा नदी देखिए यहाँ से गुजरता है और ये कहाँ पे गिरता है? यहाँ पे आके गिर जाता है। तो ये देखिए आपका गुजरात है और यहाँ पे किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? तो बराबर चिन्ह है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से बराबर चिन्ह दीजिएगा, इसे कोष्टक में घेर लीजिएगा और इसे इस तरह करके 9B का सेकेंड वाला ये कौन सा है? सेकेंड नंबर है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, भर लिए इस तरह। अगला प्रश्न देखिए, ये तो भर दिए तीसरे नंबर का। चौथा नंबर का देखिए, भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दिखाना है। यानी कि जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जूट उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल अभी आपको बताए थे। चलिए भरते हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए ये पश्चिम बंगाल है कहाँ पे? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। तो आप इस प्रकार देखिए इस चिन्ह द्वारा दिखाना है ना, तो इस चिन्ह बनाइएगा इसमें। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा? 9B का कौन सा है? 9B का
चौथा नंबर है, चौथा नंबर। और यहाँ पे लिख दीजिएगा पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इस तरह लिख लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न और देखते हैं जो बचा है आपका 5वां नंबर का, कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दिखाना है। ठीक है। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो देखिए आपका एक तारापुर क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये आपको महाराष्ट्र लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आंसर में इतना लिखना है। आप साथ में ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पे। ठीक है। तो देखिए हम महाराष्ट्र में है, तो देखिए महाराष्ट्र कहाँ पे? ये है आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या कीजिएगा आप? इस चिन्ह द्वारा दिखाना है ना, इस तरह करके, और इस तरह इसको घेर लीजिएगा। और यहाँ पे 9B है। 9B का कौन सा है? 5वां नंबर है। और यहाँ पे तारापुर भर लीजिएगा, तारापुर। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि मानचित्र में भरते हैं तो आपको इस पे भी टोटल क्या मिलेगा? 5 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? टोटल 5। तो इस प्रकार से 5 10 नंबर आपको आसानी से मानचित्र से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताए हैं आप उन प्रश्नों को लिख के उन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मानचित्र के जितने भी सवाल आपको भरवाए हैं उसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुविकल्पी प्रश्नों को सभी को याद कर लीजिएगा। यही बोर्ड के एग्जाम में आपके आने वाले हैं। और फ्रेंड्स जितने भी पेपर आप सभी को करा रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट, जितने 6 सब्जेक्ट हैं उनका पेपर आप सभी को हल करा रहे हैं। आप प्रत्येक सब्जेक्ट को जरूर हल किया कीजिए। इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।